क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे वो अगर ये पूरा ये भी एक रणनीति है, कई टॉपर्स ने, कई अनुभवी लोगों ने मंत्र बताया कि इसे भी सॉल्व किया जाता है कि जब तुमको क्वेश्चन बिल्कुल ना आए तो क्या आप रीजनिंग भी खेल सकते हो उसमें, कि पेपर सेटर बहुत कम ऐसा होता है जो सीधा सीधा आपको दे। लेकिन उसमें मुझे 2 अवार्ड मिले, बाबू मातादीन अवार्ड स्वर्ण पदक मिला था और शांति मोहिनी अवार्ड स्वर्ण पदक माननीय राज्यपाल महोदया से मुझे उस समय प्रदान किए गए थे। लोगों को ये देखना चाहिए कि मैं कितना सिलेबस होते उस जगह पे हाँ, और यही सोच करके 51 दिन में क्या चल रहा होता है। 51 दिन में मैं ये देखता कि मेरा जैसे यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस समय आरओ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जैसा कि तकरीबन 50 से 51 दिन बचे हुए हैं और बहुत ही सॉलिड रणनीति हम आप सभी लोग के सामने लेकर के आएंगे। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं रितेश कुमार सर, जिनका यूपीपीएससी के आरओ में एआरओ के 26 रैंक पे चयन हुआ है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। सर जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको आप बताइए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो क्या क्या रहा है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 2011 पे हाई स्कूल किया और 2013 में इंटरमीडिएट एक साधारण से स्कूल से ही किया। ज़्यादा इंग्लिश मीडियम भी स्कूल नहीं था, नॉर्मल स्कूल था। और आप कह सकते हैं 170 रुपये उस स्कूल की फ़ीस थी, तो एकदम नॉर्मल स्कूल था। तो वहाँ पे जब मैं एडमिशन लिया तो उस समय भी ऐसा था कि मैं सबसे टॉपर ही रहूँगा या सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा उस स्कूल में। तो अभी भी उसको जब पास आउट किया इंटरमीडिएट, तो जो मैंने जितना स्कोर किया वहाँ पे परसेंटेज, तो वो अभी तक मेरा रिकॉर्ड 10 साल में अभी भी टूटा नहीं है 2013 के बाद। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी में एडमिशन लिया, 2016 में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी फिजिक्स से मैंने किया, 2018 में कंप्लीट हुआ। मगर यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं था एमएससी फिजिक्स को लेकर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैरियर में मेरे में दुविधा थी कि मैं किस साइड में जाऊँ। या तो फिजिक्स थोड़ा सा अगर मैं सिविल सर्विसेज में मेन सब्जेक्ट बनाऊँगा तो थोड़ा सा लोडेड पड़ेगा उसमें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने प्राइवेट से एमए CSGM यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में मैंने फॉर्म डाला और एमए एंशियन हिस्ट्री का चयन किया, क्योंकि एंशियन हिस्ट्री मुझे अच्छा लगता था। एंशियन हिस्ट्री उस समय मैं जॉब में था जब मेरा। अच्छा, उस समय कौन सी जॉब कर रहे थे? जब एंशियन हिस्ट्री में एडमिशन लिया था मैं यूपी पुलिस छोड़ चुका था। यूपी पुलिस में ज्वाइन किया, इसके बाद उसको छोड़ा और इसके बाद मैंने ये एमए में फॉर्म डाला। फिर उस समय मेरी जॉब थी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रिक्रूटमेंट निकलता है ग्रुप C एंड ग्रुप D का, तो उसमें मैं PA पद पे चयनित हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे JA भी रहा। तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टेड था। अच्छा। अब पढ़ाई भी चल रही थी, एमए की कंपटीशन भी देखना था और जॉब भी देखनी थी। 3 चीज़ें मेरे सामने थी। बहुत टफ था ये। हाँ, तीनों चीज़ें, क्योंकि आप 10 से 5-6 बजे तक आप पूरा समय आप अपनी जॉब को देंगे। तो आप बताइए कि 10 से 6 समय हो गया, दिन का पूरा समय तो चला गया। अब 9 बजे से स्टार्ट करते हैं तैयारी कि 10 बजे मुझको वहाँ पे ऑफिस से पहुँच जाना है। तो आप बताइए कि मैं अपने कंपटीशन की तैयारी कब करूं, और जो मैंने एमए का फॉर्म डाला रखा है तो उसके भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे जाके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसका भी कब पढूं। तो इन तीनों का सामंजस्य फिर भी मैंने उठाया। और उसी समय क्या था कि उसी बीच आप O लेवल भी करना होता है या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, उसी समय लगभग मैंने उसको भी एक पेपर बचा हुआ था, उसको कंप्लीट किया था। तो अब ऐसे में मैं एमए का भी पढ़ा, कंपटीशन भी पढ़ा, और आप जब मेरा एमए पहला साल हो गया तो मैंने नेट JRF जो फॉर्म होता है उसका भी अप्लाई कर दिया था कि वो भी करते चलें, और पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग, क्योंकि कोचिंग का समय नहीं है। तो उसको मैंने नेट पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। CSGM यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट मैं रहा 2020 में। उसमें मुझे 2 अवार्ड मिले, बाबू मातादीन अवार्ड स्वर्ण पदक मिला था और शांति मोहिनी अवार्ड स्वर्ण पदक माननीय राज्यपाल महोदया से मुझे उस समय प्रदान किए गए थे। और फिर इसके बाद कंपटीशन में देता था, मैं वनडेयर्स में ज़्यादा विशेष ध्यान देता था, क्योंकि जॉब के साथ आप बहुत बड़ी तैयारी नहीं कर सकते हो। कि जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया तो उसमें एक समय लगता है, क्योंकि मुझे फटाफट पसंद था कि अभी एग्ज़ाम दिया, एक प्री दिया, मेंस दिया, उसका फर्स्ट टीयर 1 टीयर 2 दिया CGL का और निकल गया और सिलेक्शन लिया। क्योंकि आप जल्दी जब मैं करना चाहेंगे, क्योंकि आप जॉब में हैं, आपके पास पूरा दिन हो तो आप कर सकते हो कि मैं एक चरणबद्ध तरीके से मैं करूँ और ये करूँ। तो उसमें
मुझे पता ही नहीं है कि आगे मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या संडे की छुट्टी मिलेगी, क्या मुझको सीएल मिल पाएगी, क्या मुझको ईएल मिल पाएगी। मुझे पेपर देने तक के लिए सोचना पड़ता था कि उस तारीख को विशेष मीटिंग लगी हुई है हमारे उसमें, और क्या हमको सीएल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम थी, मुझको अनिश्चितता थी कि मैं उस तारीख को मुझे छुट्टी मिल पाएगी। मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, क्या मुझको छुट्टी मिल पाएगी, क्या पता छुट्टी कैंसिल हो जाए और मेरी पूरी तैयारी रखी रह जाए। सर ये जानना चाहेंगे कि आपने सिविल सर्विस की कहीं तैयारी करी? नहीं, अगर मैं बता दूं, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ, हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ, स्वास्थ्य विभाग में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर में सिलेक्शन हुआ, और ये यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। थ्रू आउट मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मेरा उस समय पहले तो ये था कि मैं कहीं से बिना कोचिंग के मैं ये कर दिखाऊंगा, और फिर जॉब में आ गए तो टाइम ही नहीं था कि कुछ ऑनलाइन। तो सर इसी सिलसिले में जानना चाहेंगे, जैसे आप जॉब में थे और आपने बताया कि आप एमए की तैयारी भी कर रहे थे, उसी में ओ लेवल का भी कुछ पेपर एक आध दो पड़ गया था आपका, और ये तैयारी करने के लिए बहुत कम समय भी रहा होगा, तो उस समय आपने कौन कौन से सोर्स अपने लिए, मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे थे कि जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं और ये मेरा सिलेक्शन करा देगा? ये था कि मैंने क्या किया कि मैंने बड़ी किताबों जैसे थ्योरेटिकल बुक ले आए, उनमें से विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसको पढ़ने में समय लगेगा हमको। तो मैंने क्या ट्रेंड बनाया, मैंने एक रणनीति बनाई कि प्रीवियस ईयर उठाया जाए और उसमें देखा जाए, जैसे नेट को क्वालिफाई करना था मुझको, तो नेट को मैंने उठाया कि आज तक नेट के जितने पेपर्स हैं उनमें से कैसा क्या पूछा गया है उसी को उठा लें। तो मेरे पास 2 किताबें थी कि ये नेट से जो जब से नेट चालू हुआ, हिस्ट्री से मैंने दिया था नेट, तो हिस्ट्री में नेट कितने सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनकी व्याख्या दी रहती है। तो हमें लगा कि जब इस बार ये क्वेश्चन आया है, उसकी व्याख्या में 2-3 क्वेश्चन और मिल गए उससे रिलेटेड, तो मैंने कहा मैं उसके आसपास ही चल रहा हूँ, उससे नोट्स बनाए, ना कि कोई बड़ी बुक लेके बनाने, क्योंकि बड़ी बुक से बनाने के लिए हमको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमने उसको क्या किया, एक बिल्कुल टारगेटेड कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाए, और ऐसा हुआ भी कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया, उससे ज़्यादा हटा नहीं। आयु या कोई भी है, पेपर सेटर होते हैं, कई चीज़ें तो रिपीट हुई पुराने सालों से। तो मेरा ये था कि 100% सॉलिड करूं कि जो प्रीवियस ईयर में आया वो छूटे ना, और उससे जो व्याख्या दी रहती है तो उससे भी मैंने क्या किया कि नोट्स बनाए, क्योंकि वो शॉर्ट बन गया, जल्दी बन गया। क्योंकि मान लीजिए महीने भर 2 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया कि प्रीवियस ईयर मेरा सेट है, और साथ में उससे इर्द गिर्द कुछ 10% प्लस माइनस है। तो मैंने इसी रणनीति से मैंने उतरा, क्या था कि मेरे पास समय भी रहे और कंपटीशन भी देखना है। और जैसे मैंने एमए परीक्षा में मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना, मगर मैंने कोई मेन बुक नहीं पढ़ी, मैंने वही ट्रेंड फॉलो किया कि जो आज तक सीएस यूनिवर्सिटी में पूछे हैं। अच्छा, आपकी ये ग्रेजुएशन और पीजी समय से रणनीति और स्ट्रेटेजी इसमें भी काम है? हाँ, मैं ये करता था। जैसे मान लीजिए मैं अब ये स्ट्रेटेजी बेस काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यूपी पीसीएस में हो चाहे जिसमें हो, तो मैं अधिकतर देखता था, मान लीजिए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मैचिंग का क्वेश्चन है और मुझे वो बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करता था। मैं देखता था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से ए का ए पे नहीं मिलेगा, बी का बी में नहीं मिलेगा, सी का सी में नहीं मिलेगा, डी का डी में। तो मैं देखता था ऑप्शन में कि ए का 1 पे किस ऑप्शन पे है। हमने देखा कि सी ऑप्शन में ए का 1 दिया, हमने कहा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये सही हो। फिर देखा एक बी ऑप्शन था, उसमें डी का 4 लिखा था, हमने कहा इसको भी क्रॉस कर दो। अब बच्चा पहला और तीसरा, अब मैं उसी ऑप्शन से खेल रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे वो अगर पूरा ये भी एक रणनीति है, कई टॉपर्स ने, कई अनुभवी लोगों ने मंत्र बताया कि इसे भी सॉल्व किया जाता है कि जब तुमको क्वेश्चन बिल्कुल ना आए तो क्या आप रीजनिंग भी खेल सकते हो उसमें, कि पेपर सेटर बहुत कम ऐसा होता है जो सीधा सीधा आपको दे। लेकिन सर उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है, तभी होगा। हाँ, नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे बेसिक आपको क्लियर है, जब आप काफी अब खेल में माहिर हो चुके होते हैं तब वो आप खेल खेलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल कुछ पता नहीं आप लगाए चले जा रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो कहीं पे जब आपको 50-50 का चांस मिले, तो आप जब 100 सवाल से ऊपर आप सही लगे कि तब खेला जाए, क्योंकि माइनस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आपको श्योर नहीं है कि 100 प्लस आपके अभी हो रहे हैं, तो क्यों आप क्वेश्चन पे आगे खेलेंगे? सर बहुत कम समय में सारी चीज़ों को अब हम लोग कवर करते हैं थोड़ा सा। जीएस के लिए आपने कहाँ से मटेरियल्स वगैरह पूरा इकट्ठा किया? जीएस से मैंने सबसे पहले देखा कि सिलेबस क्या है उसका, उसी के अकॉर्डिंग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरओ एआरओ इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जो भी, चाहे वो बीईओ का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो पीसीएस जे का पेपर हो, चाहे वो लेक्चरर का पेपर हो, पीसीएस जे, पीसीएस आयोग, जो पीसीएस है आयोग, तो उसने अभी तक जितने पेपर कंडक्ट कराते हैं उनमें जीएस वगैरह क्या क्वेश्चन पूछे, कितना डीपली वो जा रहा है, कितना डीपली वो पूछ पा रहा है। हमने कहा कि हिस्ट्री में आज तक इतना डीपली पूछा गया इधर, तो ये जब मेरा सेट हो गया
तब मैंने केवल प्रीवियस ईयर ही पेपर्स उठाए, क्योंकि मेरे पास आप बता सकते टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो रात में जो समय मिलता था मुझको, रात के 8 बजे 9 बजे से मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था और हो जाता 2-3 बज जाता था करीब। तो 2-3 बजे तक इसके बाद सोना होता था, क्योंकि सुबह ड्यूटी पे निकलना है। तो मेरे पास बहुत समय नहीं था, तो मैं कोई बड़ी बुक चाह के भी नहीं पढ़ पा रहा था कि मैं कोई बुक पढ़ना चाहूँ कि अच्छी बुक है, तो नहीं पढ़ पाता था। तो मैं हरदम प्रीवियस ईयर बुक लाता था, उनके पूरे नोट्स बनाता था कि इस बार ये क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन नहीं रिपीट करता था कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ही है। मैं उसकी व्याख्या देखता था कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ लें जो उसके इर्द गिर्द ही हम रहें, और ज़्यादा ऐसे ही सवाल अगर आए तो मैं सॉल्व कर लूँ उनको। तो अगर होता था कई क्वेश्चन नए पूछे जाते थे यूपीपीसीएस में, मैं नहीं लगा पाता था। मगर मैं ये सोचता था कि मैं अगर टॉपर नहीं बना तो बीच कम से मीडियम रह कि मैं पेपर तो निकाल लूँ, ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अगर ये नौकरी छोड़ के पढ़ाई करने लग दूँ। नौकरी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सबके घर की कंडीशन एक जैसी नहीं होती हैं, सबके अपने अपने दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मेरी स्ट्रेटेजी जो है हो सकता है किसी दूसरे पे फॉलो ना हो, मगर जो मैंने जो मैंने उस समय फॉलो किया वो मैं बता रहा हूँ। किसी को मेरी 10% बात अच्छी लगे, किसी को 90% बात अच्छी लगे, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसा आपकी रणनीति या कैसी आपकी कंडीशन और कितना समय आपको घर में है आपके पास। अच्छा, तो जीएस के लिए आपने सारे घटना चक्र खरीदे? घटना चक्र के पूरे खरीदे थे, फिर यूथ कंपटीशन के पूरे पार्ट्स खरीदे थे। तो मतलब जो मार्केट में अवेलेबल थी बुक बहुत लेता था। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के या फिर यूपीएससी हो गया, आईएएस में भी जो क्वेश्चन आए, तो जो प्रीवियस ईयर से संबंधित थी, यूथ कंपटीशन, घटना चक्र और कई किताबें और साथ में ऐसे नए लेखकों की आ जाती थी, अच्छी लगती थी, तो मैं उनको परचेज कर लेता था। अच्छा, उनको। और टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाए? नहीं, टेस्ट सीरीज मैंने लगाया, मैंने पेपर्स में ही लगाया। तो वो पेपर्स लगाए जैसे पुराने पीसीएस का पेपर भी 2023 का हुआ, मैंने नहीं दिया, और 22 का दिया। उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि उससे मुझे ये नहीं पता चल पाता था कि टेस्ट सीरीज उस लेवल की है कि नहीं। कभी कठिन लगती थी, कभी सरल लगती थी, तो मुझे प्रॉब्लम होता था कि कठिन में पड़ जाता था तो मुझको कम नंबर आते थे, तो मैं तुरंत उसमें चला जाता। जैसे अभी नए समय में, अभी इस समय जो लड़का तैयारी कर रहा होगा, नया होगा, फ्रेश होगा, वो टेस्ट सीरीज कोई कठिन पकड़ ले, उसमें अभी उसके कम नंबर आएंगे, तुरंत वो डिप्रेशन में जाने लगेगा कि अब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं पेपर में क्या करूंगा जाके। तो आप अपनी क्षमता बढ़ाइए, जितनी क्षमता बढ़ा ले उतनी बढ़ा लिए। हम कह रहे हैं टेस्ट सीरीज वो लोग करिए जिनका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब उनको लग रहा है कि हम क्या पढ़ें, तो टेस्ट सीरीज करें। ये भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगाने के बजाय में उसके पूरे आंसर एक बार में लगा के उसको पढ़ ले, तो ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। ये बात, यही मैं अभी भी मैं जैसे आरओ की उसमें लगा हुआ या पीसीएस में लगा हुआ। मैंने कहा कि अभी मार्केट में कितनी टेस्ट सीरीज आई हैं, तो हमने देखा ध्येय कंपटीशन, पीसीएस मंत्रा, हमने कहा सब दे दो, और मैं उनके कम से कम आंसर छांट लूंगा, और कई क्वेश्चन उसी से आएंगे, देखा उसी से आएंगे। मतलब प्रैक्टिस करने के बजाय आप आंसर से पहले टिक मार दो, फिर उसके बाद उसको पढ़ लो। क्योंकि भाई अगर आप ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि हाँ कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि वो चुनिंदा उन्होंने क्वेश्चन जो दिए हैं वो कुछ एक तरीके से ऐसा बनाया कि प्रोबेबल हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। तो आप उन्हीं को बना लीजिए। आपके पास कम से कम 100-200 क्वेश्चन का होगा, अगर उसमें आपको 5 भी क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन मिल गए, तो आप 5 + 10 क्वेश्चन आगे निकल गए। तो हमें ये रणनीति है कि टेस्ट पेपर को वैसे ही करना है, जैसे हमें कंटेंट अपनी क्षमता पावर उस दिन के लिए बढ़ानी है, जिस दिन हमें पेपर में बैठना है, और हमें कहाँ से कलेक्ट करने हैं क्वेश्चन वो देखना है। जैसे छोटे पार्ट्स हैं अभी निपटा लो, कठिन पार्ट्स नहीं आ रहे तो उनको थोड़ा सा रोक लो, ब्रेक ले दो, क्योंकि आप जो छोटे पार्ट्स जो जैसे पॉलिटी है, आपका पर्यावरण है, या करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल है, ये आप पढ़ लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मेरा इतना पोर्शन सही कंप्लीट हो गया है, और अब मुझे इकोनॉमिक्स, बड़े चैप्टर हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पे जाना चाहिए। आपने तीनों पकड़ लिए, तीनों नहीं कंप्लीट हो पाए, पेपर आ गया, तो आप वो पार्ट में वीक हो गए ना। तो ये सब दिमाग से काम करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास समय ना बचा और मेरे हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, चलो ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर, कितने क्वेश्चन जाएंगे? 10 से 15 क्वेश्चन, और आपका बेसिक नॉलेज तो कुछ होगा ना, उससे आप 5 सवाल कर सकते हैं, 5-6 सवाल, ठीक है, वो लगा दिया, बाकी छोड़ दिया। तो आप हम कह रहे हैं कि आप उतना लॉस में नहीं जाएंगे जितना अभी वो चीज़ पकड़ के आप लॉस में जाने वाले हैं। सर, एक लाइन में जानना चाहें, करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा? करंट अफेयर्स का मैं क्या करता था कि मैंने ऑनलाइन पढ़ने में मुझे कुछ समझ कम आता था कि भाई इसमें जल्दी एक चरणबद्ध नहीं मिलता था। तो मैं क्या करता था, बुक स्टॉल जाता था, वहाँ जैसे अभी गए इस हफ्ते एक करंट अफेयर्स की बुक लिया, दूसरे हफ्ते दूसरे प्रकाशन के लिया, तीसरे हफ्ते तीसरे प्रकाशन, चौथे हफ्ते 4 प्रकाशन। मैं 1 महीने में 4-5 प्रकाशन की पढ़ता था, ताकि पहले वाली पढ़ी तो उसमें मुझे कुछ नहीं आता, सब नया है। दूसरा पढ़ा तो पहले वाले से थोड़ा सा मैच कर गया, तो वो चीज़ें रिवीजन भी हो गया और प्लस नए पॉइंट्स भी मिले। तीसरी वाली में मुझे 50% आ ही रहा है और मुझे लगा कि कौन से पॉइंट है, तो वो मैं 1-2 घंटे में ही खत्म कर देता था।
और अगर चौथी वाली होती थी तो मुझे लगता था 1-2 पॉइंट हैं और इसके बाद कंप्लीट है। तो लगभग अब लगता था कि अब इस पिछले महीने जैसे मान लीजिए नवंबर में कोई ऐसी घटना नहीं है जो चारों ने कवर कर लिया, क्योंकि आप एक पत्रिका ले लीजिए और कोई परीक्षा में जितने करें। आपने कौन सी ली थी, कौन सी बुक से? मैं समसामयिक की महासागर हो गया, .com हो गया, फूलपत्ती हो गई। और 1-2 आती थी जैसे नॉर्मली आ जाया करती थी, क्रॉनिकल वगैरह, कभी अच्छा कंटेंट दिया है, और टारगेट न्यूज़पेपर जो मैं कानपुर में छपता था, टारगेट टाइम्स वगैरह, वो भी। तो इतने मेरे पास अवेलेबल हर महीने होते थे। अब सर जानना चाहेंगे हिंदी को लेकर के। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, कहाँ से उसके कम समय में कौन कौन से सोर्स आपने फॉलो करे? फिर से वही मैंने बुकें उठाई, क्योंकि कौन सी बुकें सर? बुक में से मैंने कई बुक्स देखी, जैसे आदित्य सबकी पसंदीदा होती है बुक इस समय। प्रिंट बहुत है उसमें। हाँ, ये तो देखा गया कि मिस प्रिंट बहुत है। तो इसके अलावा मैंने देखो लूसेंट बुक लेके हरदेव बाहरी को आप फॉलो करिए, तो आपको कई चीज़ें उसमें होंगी कि लगता है कि हाँ इसमें जो लगता है उसमें गलत था, इसमें करेक्शन हो गया। तो वही बताने की 6 टॉपिक हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कोई बुक उठा लीजिए, 6 टॉपिक पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। फिर आप दूसरी उठा लीजिए, पर्यायवाची हैं, एक क्षमता के बाद ख़त्म हो जाएंगी पूरी। मेरे पास जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कम से कम कई यूथ कंपटीशन हो गया और आपका नए नए प्रकाशन की जो आदित्य हो गया, और मुझे नहीं लगता कि हिंदी कोई भी बुक बची होगी जो मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि 6 चैप्टर पूरी पढ़नी होती तो नहीं पढ़ पाता। अगर 6 चैप्टर पढ़ने तो वो ख़त्म कर लूँगा, मुझको पता है। तो मुझको लगता था हिंदी जैसे ख़त्म होता, मुझे लगता था ये इनफ नहीं है, मुझको लगता था और चाहिए। हम हो सकता है वहाँ पे मैं अगर 60 में 60 क्वेश्चन करने हैं या 55 लाने हैं, तो मुझको लगता था ये इनफ नहीं है, क्योंकि जीएस तो लगता था कि इसको बहुत ज़्यादा ये पढ़ नहीं हुआ, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। हिंदी लगता था ये ख़त्म हो, क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि 6 चैप्टर लिमिटेड होते थे। तो आप क्या करिए कि जैसे किसी कोचिंग के ये नोट्स हैं तो हिंदी के ले लीजिए, उनको पढ़ लीजिए और ख़त्म हो जाए तो उनको जो पॉइंट्स आपने उसमें लगाए हैं ठीक, उनको शॉर्ट में लिख के दूसरी किताब लीजिए, क्योंकि आप पूरा कंटेंट 60 क्वेश्चन एक ही जगह से या एक बुक से नहीं स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं लूसेंट बुक मैंने ले ली और मैं और कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या यूपी पीसीएस का जो अगला पेपर आने वाला है 60 के 60 सवाल इससे मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात तो है। वही हम करें कम से, क्योंकि मान लीजिए किसी ने लूसेंट ले रखी है, मैंने मान लीजिए यूथ कंपटीशन ले लिया, किसी ने आदित्य ले रखी है, सब ने एक बुक ली है, मगर सबके कम नंबर आएंगे। और किसी ने तीनों ले रखी हैं तो उसको वहाँ से तीनों जैसे कंटेंट मिल गया, क्योंकि आपको हिंदी में कुछ पढ़ना ही नहीं ज़्यादा, अब उतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो कि एक ही बुक है 2 बुक में काम चला रहे हो, तो फिर हमें नहीं लगता कि ये कठिन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अपना बढ़ाइए, रुचि बढ़ाइए और हिंदी की बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। अच्छा सर, जानना चाहेंगे अब कम समय में जैसे 50 से 51 दिन बचा हुआ है, अब जो स्ट्रेटजी आपने बताई आने वाले भविष्य के छात्रों के लिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से काम करेंगी, लेकिन जो छात्र अभी सिर्फ 50 दिन बचा हुआ है, इस समय वो काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, क्या उनको अपनी स्ट्रेटजी करनी चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम के लिए प्रिपेयर अब उन लोगों को ये देखना चाहिए कि मैं कितना सिलेबस होते उस जगह पे, हाँ, और ये सोच करके 51 दिन में क्या चल रहा होता है। 51 दिन में मैं ये देखता कि मेरा जैसे यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और हो गया जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो बाद वाले, तो उसमें मैं देखता कि मेरा कौन कौन से पोर्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है, जहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी भी कर लिया, तो ये जो चीज़ें हैं मैं देखता कि ये काफ़ी ऐसे हैं कि मैं इनमें से काफ़ी परफेक्ट हूँ, यहाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो मैं लगा लूँगा। अब मैं वीक पॉइंट ढूंढता कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो इन 50 दिनों में उसको भी सॉल्व आउट कर लें तो मेरी स्ट्रेंथ ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो चीज़ आपको अच्छी आने लगी आप उसी को और पढ़ेंगे तो फिर आप उसमें पूरे ले आए तो फिर कोई वो मायने नहीं रखता। तो आप ढूंढो कि जैसे आप 1-2 पेपर लगा के देखो कि आप कौन से सवाल नहीं लगा पा रहे हो, तो मतलब उसको भी ध्यान दे लो, नहीं तो फिर वहाँ पे भी आप स्कोरिंग, क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप हम कह रहे हैं कि आप 100 क्वेश्चन मान लो अभी कर पा रहे हो 140 में, तो अब वो 40 जो क्वेश्चन है जो जहाँ के पोर्शन के हैं वो नहीं आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझको वहाँ भी प्रॉब्लम करेंगे, उस पर वर्क करना शुरू कर दो। तो वो हो सकता है कि 30 दिन या 25-30 दिन में उसमें भी काफ़ी अच्छे आप हो जाएं, तो ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा कि अब लगता है कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो मुझसे अछूता रहा हो, लगभग मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो गया, जीएस और हिंदी ये सारी कंप्लीट हो गई। मुख्य परीक्षा के लिए सर जब मेंस लगेगा छात्रों को, एक बार हम आपसे फिर मुख्य परीक्षा के लिए स्ट्रेटजी लेंगे, कैसे आपने मेंस के लिए किया, क्योंकि समय कम है, शॉर्टेज है थोड़ा सा, इस वजह से। ये तो प्रारंभिक परीक्षा का इसमें स्ट्रेटजी लेना था। सर, कुछ छात्रों को कम समय मोटिवेशन आपकी तरफ?
देखिए निराश ना हो, हारे नहीं, क्या होना है कैसे? देखिए नए लोग हैं वो थोड़ा सा अभी जो पहली बार दे रहे होंगे या उनका दूसरा चांस होगा, थोड़ा सा उनको डर अंदर से लग रहा होगा कि वहाँ पे बहुत ही बड़े अच्छे लोग कंपटीशन वाले बैठ रहे होंगे, जिन्होंने IAS PCS के इंटरव्यू और मेंस दे रखे हैं, तो मेरा क्या होगा। मैं बता दूं कि मेरा ये पहला अटेम्प्ट था और मैं भी ऐसे ही सोच रहा था उस समय कि मुझे PCS में परीक्षा है, मेंस में तो 3 दिन चलेगी और मैं तो 1 डेज दे रहा था, कैसे होगा क्या होगा, तो मुझको भी उस समय डर लग रहा था। तो मगर क्या है कि अगर आप डरेंगे तो जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उस समय डर जाता होता, मैं परीक्षा छोड़ देता तो मैं यहाँ होता। तो आप हमें पता है अच्छों का नहीं होता सिलेक्शन, जो बहुत अच्छे हैं वो उनका सिलेक्शन मेरे सामने नहीं हुआ। और मगर आप अगर एक एवरेज तरीके से, एक रणनीति के तरीके से, हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टॉपर्स आप नहीं है तो टॉप नहीं करेंगे आप 450 के प्लस वैकेंसी है, आपकी रैंक 200 आएगी, 250 आएगी, 300 आएगी, 400 की 11वीं लास्ट आएगी, रैंक आएगी तो कुछ। आप हम कह रहे हैं आप टॉपर नहीं बने, टॉप 10 में नहीं है, नहीं, वो भी RO हैं, हम भी RO हैं, तो आप टॉपर्स ना सोचिए, आपको एक सीट लेनी है केवल, और उसके लिए भी तैयारी करिए। मान लीजिए बहुत होशियार लोग हैं, उनकी 100 होशियार लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं 200वें नंबर पे आऊँगा, ऐसा थोड़ी है। मैं उतने में लूँगा, जो अच्छे होंगे उनकी रैंक ऊपर आएगी, मेरी बाद में आएगी, मगर मैं लेके रहूँगा। ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और आप कुछ नहीं, आपका बेसिक नॉलेज है, इसमें बहुत बड़ी RO की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, बिल्कुल आप बेसिक से, और प्लस ये आप जो इस समय पढ़ रहे हैं, अगर आपने उस समय आपका दिमाग सही चल गया, आप कॉन्फिडेंट रहे, तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाएंगे जो आप लग रहा होगा कि ये मैं नहीं आ रहा था। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है सर। भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। थैंक यू वेरी मच। तो यह दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य भर्ती विभाग से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोग मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।